हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर्स संतुलन कीमत, जिसे कहते हैं प्राइस डिटर्मिनेशंस। प्राइस कीमत कैसे तय की जाती है? संतुलन कीमत कहते हैं हम उस कीमत पर जिस पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो, उसे कहते हैं हम संतुलन कीमत। जहाँ पर मांग और पूर्ति एक दूसरे को काटे, जैसे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, इस बिंदु को कहेंगे हम संतुलन कीमत। विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। मांग में वृद्धि होने पर क्या होता है? मांग में वृद्धि होने पर कीमत बढ़ जाती है, संतुलन कीमत का स्तर बढ़ जाता है। और मांग में कमी होने पर, जबकि पूर्ति स्थिर रहने पर क्या होता है? वो कम हो जाती है। पूर्ति में कमी होने पर क्या होता है? पूर्ति में कमी होने पर कीमत में वृद्धि हो जाती है। इसके बारे में आगे हम ढंग से समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो ये एक एक नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो आपने ध्यान से अल्पकाल में कीमत निर्धारण में मांग में सबसे किसकी भूमिका अधिक होती है? अल्पकाल में मांग का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कीमत निर्धारण पर, जबकि दीर्घकाल में पूर्ति का ज़्यादा निर्धारण पड़ता है। बाज़ार कहते हैं, बाज़ार हम उस ऐसे स्थान को कहते हैं, क्षेत्र जिसमें किसी वस्तु क्रेता और विक्रेताओं की पाए जाते हों। और बाज़ार संतुलन कहते हैं उस स्थिति को जिसमें जहाँ पर मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है। संतुलन कीमत निर्धारित फिर आता है हमारे पास अतिरिक्त मांग। किसे कहते हैं? अतिरिक्त मांग उसको कहते हैं जब संतुलन कीमत से अधिक मांग हो, उसे अतिरिक्त मांग कहेंगे। अतिरिक्त पूर्ति भी उसे कहते हैं जो संतुलन पर जो मांग और पूर्ति बराबर होती है, यदि उससे अधिक पूर्ति हो तो उसे अतिरिक्त पूर्ति कहेंगे। किस प्रकार के बाज़ार में एक फर्म कीमत स्वीकार करने वाली होती है? वो पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार है, परफेक्ट कंपटीशन। काला बाज़ार क्या होता है? काला बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है जहाँ सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक कीमतें वसूल की जाती है, उसे हम काला बाज़ार कहते हैं। उसके बाद क्या है? राशनिंग क्या है? राशनिंग ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा सरकार वस्तुओं की संतुलन कीमत से अधिक, इसमें सरकार के द्वारा वस्तु सेवाओं का व्यय पर नियंत्रण लगाया जाता है। अब आता है हमारे पास सामान्य कीमत कहते हैं। सामान्य कीमत दीर्घकाल में निर्धारित होती है, मांग और पूर्ति की स्थायी शक्तियों के द्वारा निर्धारित की जाती है। बाज़ार कीमत किसे कहते हैं? बाज़ार कीमत उस कीमत को कहते हैं जो उसमें बाज़ार में प्रचलित हो, उसे कहेंगे हम बाज़ार कीमत। ये अल्पकाल में होती है निर्धारित, उसे हम बाज़ार कीमत कहते हैं। अब है अगला क्वेश्चन हमारे पास, प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने के कारण कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिस्थापन जैसे चाय और कॉफ़ी, चाय की कीमत बढ़ने पर प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे मांग में वृद्धि होगी और संतुलन कीमत में भी वृद्धि होगी दूसरी वस्तु की। फिर है हमारे पास पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार में मांग और पूर्ति कैसे निर्धारित की जाती है? पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार में मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है। अब जैसे संतुलन कीमत क्या है? संतुलन कीमत जहां मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो, संतुलन कीमत कहते हैं। मांग में वृद्धि होने पर कीमत पर क्या प्रभाव? मांग में वृद्धि होने पर मांग बढ़ जाती है, ठीक है जी। अति अल्पकाल में केवल पूर्ति का ही अधिक प्रभाव अल्पकाल में मांग का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिसमें हम पूर्ति को केवल उसके वर्तमान स्टॉक तक ही बढ़ा सकते हैं, उससे अधिक उसको नहीं बढ़ा सकते। अब है हमारे पास एक प्रश्न, मांग में पूर्ति में परिवर्तन होने के कारण संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव? अब बोलते हैं पूर्ति में, सप्लाई में अगर परिवर्तन होता है तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में जानना है। तो संतुलन कीमत कहाँ तय होती है? जहाँ पर मांग और पूर्ति बराबर होते हैं, उससे कहते हैं हम संतुलन कीमत। उसको देंगे हम ई बिंदु नाम, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। अब जैसा हम जानते हैं कि डिमांड कर्व इस तरह का होता है हमारे पास, इसे हम डिमांड कर्व कहते हैं। और सप्लाई कर्व हमारे पास इस तरह का होता है, इसे हम सप्लाई कर्व कहते हैं। अगर हम दोनों को एक ही डायग्राम पर रखते हैं, यहाँ पर हमें पता है यहाँ कीमत लिखी जाती है और यहाँ पर मांग और पूर्ति लिखी जाती है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। और जहाँ पर इन दोनों कर्व्स को रखा जाता है, सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व को, जहाँ ये इंटरसेक्ट होते हैं जिस पॉइंट पर, उसे
जहाँ पर ये एक दूसरे को काटते हैं उसे कहते हैं हम ई बिंदु, ई पॉइंट्स। तो इस बिंदु पर ये दोनों बराबर होते हैं, इसे इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया जाता है। ये संतुलन कीमत है जहाँ पर मांग और पूर्ति की शक्तियाँ बराबर होती हैं। एक और डायग्राम का सहारा लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक डिमांड कर्व है और ये दूसरे वाला हमारे पास सप्लाई कर्व है। ये इस बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो कीमत तय की जाएगी ये संतुलन कीमत है और ये संतुलन मात्रा है। यहाँ पर क्वांटिटी लिखी जाती है, यहाँ पर कीमत होती है। तो ये जो पॉइंट है इसे कहेंगे हम, ये जो पूरा मैकेनिज़्म है इसे कहेंगे हम, ये जो पूरा सिस्टम है इसे कहते हैं हम संतुलन कीमत, और इसे हम कीमत संयंत्र भी कहते हैं, प्राइस मैकेनिज़्म। अब हमारे पास पूछा गया था कि संतुलन कीमत तो तय हो गई हमारी। अब कहा है कि मांग पूर्ति में परिवर्तन होने के कारण संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं संतुलन कीमत का। जैसे ये यहाँ पर हम एक वाई एक्सिस लेते हैं और एक्स एक्सिस को ले लेते हैं और बीच में डायग्राम ले लेते हैं डिमांड कर्व का, और उसके बाद हम सप्लाई कर्व ले लेते हैं। ये सप्लाई कर्व हुआ। तो जहाँ ये काट रहे हैं वो पॉइंट है हमारे पास ई बिंदु। तो ये हमारे पास जो तय कीमत होगी वो होगी ई पॉइंट्स पर अभी हम हैं। अब हम जानते हैं जब पूर्ति में वृद्धि होती है तो पूर्ति कर्व नीचे की ओर शिफ्ट होता है। अब हम क्या करते हैं, उसको नीचे की ओर शिफ्ट करवा देते हैं। नीचे की ओर शिफ्ट होने पर वो पैरेलली, मतलब समांतर रूप से, यहाँ से भी इतना गैप होना चाहिए और यहाँ से भी गैप इतना होना चाहिए। तो ये जो बराबर गैप पर वो उसी डिमांड कर्व को दूसरे पॉइंट पर कहाँ काट रहा है, वो यहाँ पे काट रहा है। तो इस पर हम आगे रेखा खींचेंगे, वो होगी हमारी कीमत तय और नीचे की ओर होगी हमारी मात्रा तय। तो ई बिंदु जो है हमारे पास, अब जो ई बिंदु तय वो हमारे पास जो ये काट कर आया है इस बिंदु पर, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है नया सप्लाई कर्व पुराने कर्व को, तो वहाँ पर जो कीमत तय की जाएगी वो कहलाएगी नई संतुलन कीमत। तो मांग में वृद्धि होने पर क्या हुआ है, पूर्ति में वृद्धि होने पर क्या हुआ है कि कीमत जो पहले यहाँ थी अब कम होकर नीचे पहुँच गई है। तो कीमत में कमी आती है पूर्ति में वृद्धि होने पर।